कार्यालयी अनुवाद वस्तुतः एक विशेष प्रकार का अनुवाद होता है। इस अनुवाद को हम, इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद को हम बहुत सहजता से, बहुत सरलता से नहीं ले सकते, क्योंकि यदि शासन प्रशासन की सामग्री के अनुवाद में कहीं कोई गलती, कोई चूक, कोई त्रुटि हो जाए तो कभी कभी किसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और जिस उद्देश्य से कार्यालयी सामग्री का अनुवाद किया जाता है, कार्यालयी भाषा का अनुवाद किया जाता है, वह उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। उस अनुदित भाषा की सामग्री को पढ़ने वाले यदि उससे उपकृत ना हो, लाभान्वित ना हो, तो उस अनुवाद का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। इसलिए अनुदित सामग्री की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी हमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना है तो मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद नहीं करना। हिंदी की व्यवस्था यानी लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था या उसका वाक्य विन्यास या उसकी व्याकरणिक दृष्टि से शब्द चयन आदि की स्थिति, इन सब का भी विधिवत निर्धारण होना चाहिए। इसलिए भाषा की सरलता, सहजता और बोधगम्यता, इसको शासकीय प्रशासकीय भाषा में या उसके अनुवाद में महत्वपूर्ण माना गया है। अवांछित पांडित्य प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कार्यालयी सामग्री में, उसके अनुवाद में, कार्यालयी भाषा में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम आवश्यकता नहीं भी है तो भी संस्कृतनिष्ठ बड़े बड़े शब्दों को हम वहाँ अनुवाद में पिरोना शुरू कर दें। तो पांडित्य प्रदर्शन के लिए और बहुत से क्षेत्र हैं, अवसर हैं, लेकिन शासकीय प्रशासकीय भाषा में पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। जहाँ आवश्यक है संस्कृतनिष्ठ शब्द, मानक शब्द, जो शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली, उसकी एकरूपता, उसको बरकरार रखने उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, वहाँ तो करना चाहिए। लेकिन जबरन ये दिखाना कि हम ऐसे ऐसे विलक्षण शब्दों को, ऐसे ऐसे अदृश्य प्रतीत होने वाले शब्दों को प्रस्तुत करें, तो वो बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। सुनिश्चित मानकों का निर्वाह किया जाए, जो वो मानक जो भाषा को लेकर, शब्दावली को लेकर, व्याकरण को लेकर, शासकीय व्यवस्था की गरिमा और मर्यादा को लेकर जो मानक तय किए गए। क्योंकि प्रशासन की भाषा औपचारिक भाषा होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। उसकी अपनी शब्दावली होती है, उसका अपना वाक्य विन्यास होता है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उन सब का निर्वाह करना होता है। तो मानक वर्णमाला, लिपि चिन्हों की मानकता, इसका प्रयोग भी करना होता है। वाक्य छोटे, यथासंभव संक्षिप्त हों, क्योंकि हिंदी की प्रकृति में अंग्रेजी की तरह बहुत लंबे लंबे वाक्य बनाने की परंपरा या व्यवस्था नहीं है। अब अगर हम अंग्रेजी के लंबे लंबे वाक्यों की पद्धति पर या उसका अनुकरण करते हुए हिंदी में भी उतने ही वाक्य लंबे लंबे बनाएं, तो वहाँ दूरस्थ दोष पैदा हो जाता है। इसलिए लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप ही वाक्य विन्यास होना चाहिए। भले ही स्रोत भाषा में वाक्य बहुत सुदीर्घ हों, लंबे हों, लेकिन लक्ष्य भाषा में उसके पाठकों की जो ग्राह्यता है, उसके पाठकों की जो अपेक्षा है, उसका ध्यान रखते हुए ये वाक्य बनते हैं। विविध रूढ़िबद्ध रूपों का ही निर्वाह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में किया जाए। वो इसलिए ताकि बोधगम्यता बनी रहे, सहजता बनी रहे, स्रोत भाषा की प्रकृति या व्याकरणिक व्यवस्था को हम लक्ष्य भाषा पर आरोपित ना करें। अनेक बार पत्र पत्रिकाओं में विशेष रूप से ये देखा जाता है, और कभी कभी कार्यालयी भाषा के अनुप्रयोग को भी देखें तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि हम स्रोत भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की व्यवस्था पर एक तरह से थोप देते हैं। ऐसा लगता है कि ये छूटना नहीं चाहिए, जबकि इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती। भाव को अक्षुण्ण रखते हुए, यथावत रखते हुए यथासंभव हम अनुवाद कर सकते हैं। सरलीकरण के नाम पर अवधारणात्मक मानक शब्दावली के स्थान पर अन्य कोई शब्द अगर हम प्रयोग में लाएं तो अर्थ का अनर्थ होता है, इसलिए उसकी अनुमति नहीं है। जो शब्दावली समतुल्य सममूल्य हिंदी में आयोग ने निर्मित की है,
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने यथासंभव उसी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वैधानिक संकट खड़ा हो सकता है यदि हम कोई अन्य विकल्प प्रयोग में ले आए। निर्धारित मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग अनुवाद करते हुए अनुवादक को करना चाहिए, ये अपेक्षा उससे की जाती है। प्रशासनिक पत्राचार के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उन पत्रों का भी अनुवाद हमें करना होता है, क्योंकि जो पूर्व शासकीय व्यवस्था है वो तो अंग्रेज़ी की थी। अंग्रेज़ हम पर काबिज थे, उन्होंने ही जो फाइलें हमें सौंपी, जो पत्र के प्रारूप हमें सौंपे, जो प्रारूपण हमें सौंपे, जो कार्य प्रणाली हमें सौंपी, हम उसके आधार पर अनुवाद करते रहे। तो जो पत्राचार हैं वो कई प्रकार के हैं और उनका अनुवाद निश्चित रूप से सभी पत्रों का करना ही होता है। प्रशासनिक हिंदी जिस प्रकार सामान्य भाषा हिंदी से, साहित्यिक भाषा हिंदी से या मीडिया की, जनसंचार की भाषा हिंदी से भिन्न होती है, विशिष्ट होती है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक औपचारिकता होती है, अपनी एक गरिमा होती है, उसी प्रकार प्रशासनिक पत्र भी सामान्य पत्रों से भिन्न होते हैं। जो औपचारिक पत्र होता है और जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें अंतर होता है। हम अधिकारी को, किसी कार्यालय के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यदि पत्र लिखते हैं तो उस व्यक्ति की गरिमा को, उस व्यक्ति के पद को ध्यान में रखकर हम पत्र लिखते हैं। उसे हम चिट्ठी नहीं लिख सकते, वो पत्र है और पत्र का अपना एक रूप स्वरूप होता है। प्रशासनिक पत्र प्रयोग, शैली, प्रारूपगत वैशिष्ट्य, इन सब के कारण अनेक प्रकार के और भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र हमारे सामने आते हैं। प्रशासनिक पत्र जिसे कार्यालयी पत्र कहते हैं, उसके प्रमुख रूपों को हम 15 प्रकार के हिस्सों में या 15 प्रकारों में बांटते हैं। जैसे सरकारी पत्र पहला रूप है, शासनादेश दूसरा रूप है, अर्ध सरकारी पत्र तीसरा है, चौथा गैर सरकारी पत्र है, पांचवा परिपत्र है, छठा कार्यालयी ज्ञापन है, सातवां ज्ञापन है, आठवां कार्यालय आदेश है, नवां आदेश है जिसको ऑर्डर कहते हैं, 10वां अधिसूचना है, 11वां संकल्प है, 12 प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट है, 13वां पृष्ठांकन है, 14 अनौपचारिक टिप्पणी है और 15वां या अंतिम अनुस्मारक है जिसको रिमाइंडर भी कहते हैं। इन सभी प्रकार के पत्रों का भी अनुवाद किया जाता है, अनिवार्यता है, क्योंकि बाइलिंगुअलिज्म जिसकी बात हम पहले कर चुके कि द्विभाषिक होना चाहिए। कार्यालय की भाषा में जो भी कुछ लिखा जाता है वो द्विभाषिक होना ही चाहिए और यह प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत ही आता है। एक सरकारी कार्यालय से किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा दूसरे किसी सरकारी कार्यालय को, अन्य कार्यालय या व्यक्ति को, संस्था या संगठन को जो भी पत्र भेजा जाता है या भेजा जाना है या जो प्राप्त किया जाना है वो सब प्रशासनिक पत्र कहलाते हैं। इसका मतलब है कि वो केंद्र से राज्य सरकार में हो या राज्य सरकार से केंद्र सरकार को लिखा गया हो। केंद्र सरकार से अंतर्गत ही परस्पर पत्र व्यवहार उसकी शाखाओं में, उसके विभागों में जाना हो तो भी यदि वो पत्र लिखा जाना है तो वो प्रशासनिक पत्र होगा। किसी भी सरकारी कार्यालय से जारी या निर्गत पत्र सरकारी पत्र कहलाता ही है। ये विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न समस्याओं पर और अनेक प्रकार की शिकायतों पर केंद्रित होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए इस कार्यालयी पत्रों में हम देख सकते हैं कि जो सरकारी स्तर पर पत्र लेखन होता है उसकी अपनी एक प्रविधि और अपनी एक नियमावली होती है। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के बीच होने वाले पत्राचार को अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वह सरकारी पत्र होते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों का उद्देश्य किसी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी से किसी विषय की सूचना प्राप्त करनी हो या किसी मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है, तो इस प्रकार के पत्रों का लेखन होता है। मंत्रालयों द्वारा अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों से संबंधित कार्यालय, अगर कार्यालयी निर्देश भी भेजे जाते हैं जो कि नियुक्तियों को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को, छुट्टियों को लेकर, प्रोन्नतियों से जुड़े हुए हों, संबद्ध होते हों, तो ऐसे
पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जन सामान्य के लिए भारतीय सूचना पत्रों और गजट आदि में प्रकाशित होने वाले सरकारी नियमों, आदेशों, नियुक्तियों आदि के विषय में विज्ञापित समाचारों, इन सब की अधिसूचना कहलाती है। अब ये एक अलग प्रकार है अधिसूचना का, क्योंकि एक प्रकार से सूचित करना इसके माध्यम से ये अपेक्षित आवश्यक होता है। प्रशासनिक या कार्यालयी पत्राचार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आवेदन, जिसको आवेदन पत्र कहते हैं, और एक सरकारी पत्र। किसी व्यक्ति विशेष से किया गया पत्राचार आवेदन पत्र के रूप में होता है या हो सकता है, जबकि उस पत्राचार से संबद्ध और उसके संबंध के लिए गए निर्णय, यानी उस पत्राचार के लिए किसी भी प्रकार के निर्णय यदि लिए गए हों तो सूचित करने वाले पत्र को, ऐसे निर्णयों से अवगत कराने वाले पत्र को प्रशासनिक या कार्यालयी या सरकारी पत्र कहा ही जाता है। ये सभी प्रशासनिक या सरकारी पत्र प्रारूप के स्तर पर भिन्न होते हैं और इस भिन्नता का मुख्य आधार विषयगत होता है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी निजी समस्या के समाधान के लिए भी औपचारिक प्रशासनिक पत्र की ही सहायता लेता है। इसीलिए ये पत्र परिस्थितियों, संदर्भों या आवश्यकताओं, अपेक्षाओं के आधार पर भिन्न और पृथक हो जाते हैं, प्रतीत होते हैं। सरकारी कार्यालयों की कार्यपद्धति की रीढ़ है पत्राचार, यानी शासकीय प्रशासकीय किसी भी कार्य का यदि निष्पादन होना है, किसी भी कार्य को किया जाना है, तो उसका अपना एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की अगर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है, वो पत्राचार है। इसी में समस्त संप्रेषण प्रणाली जुड़ जाती है। देश विदेश के सरकारी उपक्रमों, कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं, संगठनों, बैंकों, कंपनियों, निगमों और जन सामान्य आदि से संबद्ध कार्यालयों को हम इस रूप में देख सकते हैं। संपर्क करने का, कार्य के निष्पादन का और प्रशासनिक कार्यविधि को गति प्रदान करने का मुख्य आधार कार्यालयी पत्राचार ही होता है। इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में जिस पत्राचार के स्वरूप को हम देखते हैं, जितने प्रकार के पत्रों को हम देखते हैं, वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करते हैं। वो कार्यालय की कार्य व्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। उसी से अधिकारी कर्मचारी किसी निर्णय तक पहुंचने का कार्य करते हैं। कार्यालयी पत्रों का वर्गीकरण यदि करें तो हम उसे सरकारी वर्ग के पत्र, विज्ञप्ति वर्ग के पत्र और द्रुत वर्ग के पत्र, तीव्र गति से जिन पर निर्णय लिया जाना है। सरकारी वर्ग के पत्रों में एक तो सरकारी पत्र होता है जिसे OL यानी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, शासनादेश होता है जिसको GO कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र जिसको डेमी ऑफिशियल यानी DO कहते हैं, गैर सरकारी पत्र जिसे अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। सरकारी वर्ग के पत्रों में OL, GO ये सब तो रहते ही हैं, डेमी ऑफिशियल, DO आदि रहते हैं, अनऑफिशियल लेटर रहते हैं, लेकिन विज्ञप्ति वर्ग के पत्रों के अंतर्गत परिपत्र रहता है जिसको सर्कुलर कहते हैं, कार्यालयी ज्ञापन रहता है जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, ज्ञापन रहता है जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, कार्यालयी आदेश रहता है जिसे ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, अनुस्मारक रहता है जिसे रिमाइंडर कहते हैं, अधिसूचना रहती है जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट रहता है जिसको प्रेस रिलीज या प्रेस नोट भी कहते हैं, उद्घोषणा रहती है जिसे प्रीक्लेमेशन कहते हैं, संकल्प रहता है जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, पृष्ठांकन रहता है जिसको एंडोर्समेंट कहते हैं, और अन्य प्रकार के पत्र वो भी अगर रहते हैं तो वो इसमें शामिल रहते हैं। द्रुत वर्ग के पत्रों में जो तीव्र गति से पहुँचें, अपने कार्य का निष्पादन करें, उसमें बहुत महत्वपूर्ण तार माना जाता है जिसको टेलीग्राम कहते थे। ये अलग बात है कि अब टेलीग्राम का प्रचलन तुलना में बहुत कम हो गया है क्योंकि उसकी गंभीरता अब उतनी नहीं रही है। अब उसका स्थान काफ़ी हद तक ईमेल ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल आदि ने ले लिया है। तो तार लेकिन अभी भी उसका अस्तित्व विद्यमान है। जहाँ जिन क्षेत्रों में अभी वो सारी
विद्युतीय माध्यमों की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ टेलीग्राम अभी भी यानी तार अभी भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कूट संदेश, जिसको कोड मैसेज कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है शासकीय व्यवस्था में, क्योंकि कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिन्हें सबकी समझ आने वाली भाषा में संचरित नहीं किया जाता। वो एक ऐसी भाषा में होता है जिसे भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही जानता और समझता है। रेडियोग्राम, यह भी एक उसका रूप है। इस तरह सरकारी पत्र सामान्यतः एक निश्चित ढर्रे, एक निश्चित पद्धति वाला ही होता है, उसी पर चलते हैं। इसे हम भाषा के स्तर पर, शब्दावली के स्तर पर और प्रारूप के स्तर पर देख भी सकते हैं, किंतु प्रयोग के स्तर पर इनमें भिन्नता आ ही जाती है। कार्यालयी आदेश का रूप स्वरूप जैसा होता है वैसा कार्यालयी ज्ञापन का नहीं होता। इसका मतलब सबकी अपनी एक महत्ता तो है, सबकी अपनी एक प्रविधि प्रक्रिया तो है, और प्रेस विज्ञप्ति जिस उद्देश्य से तैयार की जाती है, उसका प्रारूप बनाया जाता है, प्रेस नोट उसी तरह का नहीं होता। भले ही प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट एक से प्रतीत होते हों, लेकिन हैं दोनों भिन्न। दोनों के उद्देश्य में, दोनों की निर्मिति में अंतर दिखाई देता है। कार्यालयी पत्राचार के दो भाग किए जाते हैं, एक प्रारूप भाग और एक कलेवर भाग। प्रारूप भाग में किसी भी पत्र को अपने सामने उसकी कल्पना करें और आप देखें कि शासकीय प्रशासकीय पत्र में जो प्रारूप खंड है उसमें ऊपर पत्र की संख्या होती है, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, उसका कार्यालय, भेजने वाले का कार्यालय नाम, भले ही नीचे अगर हम जहाँ हस्ताक्षर होते हैं वहाँ होते हैं, तो ऊपर पद आदि देकर या कार्यालय का नाम देकर, विभाग या मंत्रालय का नाम, स्थान यानी कहाँ से वो पत्र निर्गत हो रहा है, जा रहा है, तिथि, विषय, सब्जेक्ट भी होता है कि किस विषय को केंद्र में रखकर पत्र लिखा जा रहा है, संबोधन, जिसको जब हम मान्यवर, महोदय, महोदया आदि का संबोधन करते हैं, अधोलेख, प्रेषक की जानकारी, जो भेजने वाला है उसकी जानकारी, ये सब भी उसमें शामिल रहती है। और जो कलेवर खंड है उसमें इन सब का जो निश्चित स्थान होता है वहाँ उनका निर्धारण किया जाता है। इस तरह सरकारी पत्राचारों के प्रयोग, शैली, प्रारूप आदि के वैशिष्ट्य के आधार पर हम इनके कलेवर को भी देख और समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शासकीय प्रशासकीय पत्रों में अगर हम उसके रूप और स्वरूप पर बात करें, उसकी प्रविधि और प्रक्रिया पर बात करें, तो उसका अपना एक महत्व है। कार्यालयों में इस प्रकार के प्रारूप या पत्र आदि को तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी मौलिक रूप से पत्र लेखन उसमें भी समर्थ और सक्षम हो जाते हैं। अभ्यास से, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, या पुरानी फाइलों को, पुराने पत्रों को, पुराने प्रारूपों को देखते देखते उन्हें भी ये अभ्यास हो जाता है कि पत्र किस तरह का लिखना है, किसको लिखना है, और वो जिसे पत्र भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का पद क्या है, उसके पद की गरिमा क्या है। तो उसको भी ध्यान में रखकर हम पत्र की भाषा निर्धारित करते हैं। लेकिन मूल बात यानी मुख्य रूप से जो विचारणीय मुद्दा है वह है कि पत्र लिखने के प्रयोजन की सिद्धि पत्र से हो रही है कि नहीं हो रही। तो यदि अनुवादक मूल पत्र का, अंग्रेजी पत्र का हिंदी में या हिंदी पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या है, और जिसको ये पत्र भेजा जाएगा वो चाहे कार्यालय हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे समुदाय हो या कोई संस्था हो, उस पर इसका जो वांछित प्रभाव है वह पड़ना ही चाहिए। यह भी उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हम पत्र में जब उसकी सामग्री पर विचार करते हैं, तो अगर पत्र लंबा है, सुदीर्घ है, 2, 3, 4 पृष्ठों में जा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसको हम 2, 3, 4 अनुच्छेदों में विभक्त कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण कथ्य होता है, कथन होता है, उसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पत्र के अंतर्गत आवृत्ति ना हो, दोहराव ना हो। जो बात पहले कही गई है वो फिर से बार बार उसमें दोहराई नहीं जानी चाहिए। भाषा की अपनी एक मर्यादा, इसका अनुपालन होना चाहिए। मैं शैली में पत्र
नहीं होना चाहिए। एक प्रकारांतर से इनडायरेक्ट शैली में जिसकी परिपाटी और परंपरा हमें अंग्रेजी से प्राप्त हुई है, उसका अनुपालन करना चाहिए। इसलिए प्रारूप भाग और कलेवर भाग दोनों महत्वपूर्ण हैं। और पत्र का ड्राफ्ट तैयार करते समय यानी प्रारूप तैयार करते समय पत्र बनाने वाले व्यक्ति को ये पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किसी कार्यालयीय आदेश के लिए पत्र के रूप में पत्र बना रहा हूँ, किसी कार्यालयीय ज्ञापन के रूप में पत्र बना रहा हूँ, किसी प्रेस विज्ञप्ति के लिए पत्र बना रहा हूँ, कोई प्रेस नोट बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, या किसी विज्ञापन के लिए मैं पत्र बना रहा हूँ। कभी कभी शासन प्रशासन में टेंडर निकालने होते हैं, कभी कभी नियुक्तियों के लिए कुछ विज्ञापन निकालने होते हैं, कभी कभी तमाम तरह की जानकारियाँ, सामग्रियाँ ये वितरित करने के लिए जन सामान्य को उसकी जानकारी देनी हो, अवगत कराना हो, ऐसे प्रारूप तैयार करने होते हैं। कभी रेडियोग्राम के माध्यम से भी, क्योंकि जो संदेश बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से दिया जाना है, तो रेडियोग्राम एक पूरी पारंपरिक परिपाटी रही है उसकी। अब जैसा मैंने पहले कहा कि आजकल उसका सबका स्थान जो है वो ईमेल ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक विकास ने ये बहुत सरल कर दिया है। आप इधर से पत्र भेजें फोटोकॉपी पर और उधर से वो प्राप्त हो जाए टेलीप्रिंटर द्वारा, इस तरह की स्थितियां भी बन गई हैं। तो प्रासंगिकता तार की या इस प्रकार के रेडियोग्राम आदि की तुलना में कम हुई है, लेकिन अभी भी जहां इनकी आवश्यकता है वहां पर इन पर निर्भरता बनी हुई है। बहुत से संकल्प पत्र होते हैं हर शासन प्रशासन में, जो मंत्रालयों आदि में, ऑफिस आदि में, जिनको रेजोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से पृष्ठांकन होते हैं, एंडोर्समेंट, यानी किसी पत्र के साथ अगर कुछ चीज़ें संयुक्त करनी है, जोड़नी है, नत्थी करनी है, तो उनकी आवश्यकता भी होती है। तो उन सब का, उस सामग्री का भी विधिवत अनुवाद आदि करके उसके साथ जोड़ा जाता है। और कार्यालय के आदेश समय समय पर निकलते हैं, ऑफिस ऑर्डर जिनको कहते हैं, वो सर्कुलर के रूप में सारे कार्यालय में या शाखाओं अनुशाखाओं में उनका संचरण होता है। बहुत से पत्रों के अनुस्मारक भी यानी रिमाइंडर भी दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार पत्र लिखा और कार्यालय ने या व्यक्ति ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर उसे दूसरा रिमाइंडर दिया जाता है, कभी कभी तीसरा रिमाइंडर, कभी कभी चौथा रिमाइंडर भी दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति से आग्रह किया जा सके, उसको याद कराया जा सके कि ये पत्र हमारा आपके पास अनुत्तरित पड़ा है, इसका उत्तर आप शीघ्रातिशीघ्र दीजिए। अधिसूचना की बात अगर हम करें या प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट आदि की बात हम करें, देख सकते हैं कि ये सब भी बड़े महत्वपूर्ण पत्र के रूप हैं, प्रारूप हैं। और ऑफिशियल मेमोरेंडम होता है, परिपत्र जिसको हम सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर भी आप जानते हैं कि कोई यदि कार्यालय में मंत्रालय की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, सचिव महोदय की तरफ से या मंत्री महोदय की तरफ से कोई एक आदेश आया, कोई कार्यविधि है, कोई गतिविधि है, उसको किया जाना है, तो उससे संबद्ध सूचनार्थ सर्कुलर भी निकाले जाते हैं। और अगर शासन अनुशासन को लेकर यानी कार्यालयीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई अनुशासनात्मक कठिनाई आ रही है, उसको लेकर भी यदि परिपत्र बनाने हैं तो बनाए जाते हैं। तो मित्रों, सच बात यह है कि ये जो कार्यालयीय पत्र हैं, कार्यालयीय भाषा है, कार्यालयीय सामग्री है, इसका अनुवाद कार्य को गति देना उद्देश्य है। यानी इसके अनुवाद की जो स्थिति है, इसके अनुवाद के जो प्रयोजन है, कारण है, वो है कार्य को आगे बढ़ाना। इसीलिए अर्ध सरकारी या गैर सरकारी या सरकारी इस तरह के पत्रों में हम देख सकते हैं कि जो लक्ष्य है वो पत्रों का पाठक है, जो पत्रों से जुड़ी हुई व्यवस्था है, संबद्ध लोग हैं, उन सबको केंद्र में रखकर और कार्य के निष्पादन और उसको गति देने के लिए इस तरह के कार्यालयीय पत्राचार आदि की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। तो कह सकते हैं कि कार्यालयीय भाषा में, कार्यालयीय अनुवाद में जो उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए
अधिकारियों को, कर्मचारियों को, राजभाषा अधिकारियों को, वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को सन्नद्ध रहना पड़ता है, समर्पित रहना पड़ता है और ये कोशिश करनी पड़ती है कि जिस व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस कार्यालय के लिए हम समर्पित हैं, प्रस्तुत हैं, उसके पत्राचार को हम विधिवत तैयार करें, प्रस्तुत करें, भाषा सहज हो, सरल हो, बोधगम्य हो, संप्रेष्य भी हो और उद्देश्य की पूर्ति पत्र आदि के माध्यम से, कार्यालयी भाषा और उसकी सामग्री के माध्यम से हम करते चलें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।